योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। नौमी नंद कुमाराय वृंदावन विहारिणे रमन्ति गोपबालेभ्य नित्यं नित्यं नमाम्यहम्। स्वरचित इस श्लोक से वंदना करने के बाद मैं आज आपके सम्मुख सबसे पहले डॉक्टर जगदीश जोशी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग के डायरेक्टर के तौर पे एक ऐसा इनिशिएटिव अपने हाथ में लिया जो कोरोना के कारण ऑनलाइन सब कुछ शुरू हुआ था, वो लोगों के कल्याण का एक मार्ग बन जाए। उन्होंने तरह तरह के विषयों को लेकर के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज का आयोजन किया है जो वास्तव में उनको धन्यवाद का पात्र बनाता है। तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप सब लोग तो उनका धन्यवाद ज्ञापन करते ही होंगे। थोड़ी सी मेरी बात करूं तो मैं श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज में, जो अहमदाबाद में स्थित है, संस्कृत का प्राध्यापक हूँ और संस्कृत पढ़ाना यही मेरे आनंद का एक विषय है। वैसे वहाँ मुझे आचार्य का भी कार्यभार दिया गया है, लेकिन संस्कृत के साथ जुड़ा रहना और संस्कृत को लोगों तक पहुँचाना, यही मेरा एक पैशन है, आप ये कह सकते हैं। इसके लिए मैंने संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति नाम का एक चैनल बनाया हुआ है, जिस पे मैंने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण प्रस्तुत की है। 400 से अधिक उसके ऊपर वीडियो हैं। वाल्मीकि रामायण की वास्तविकता आपको जाननी है तो श्लोकों के साथ आप उसको सुन सकते हैं। अभी महाभारत चल रहा है, नित्य प्रति सुबह 7 बजे मेरा एक वीडियो आता है महाभारत के ऊपर। वहाँ लगभग 2500 वीडियो है। कभी आपको समय मिले तो आनंद लीजिएगा। आज का मेरा विषय है महाभारत कालीन खेलकूद और उनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोग या वर्तमान कालीन परिप्रेक्ष्य। देखिए, जब हम खेलकूद की बात करते हैं तो ये व्यक्ति का स्वाभाविक एक स्वभाव है, जन्मजात उसका स्वभाव है खेलना। विचार कीजिए, बालक जब जन्म लेता है तो वहां से वो क्या शुरू करता है? सबसे पहले मां का दूध पिएगा, सोएगा और जगेगा तो क्या करेगा? खेलेगा। उठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उस समय हाथ पैर चला करके जो खेलना है वही वो किया करता है। यहीं से उसका प्रारंभ होता है। तो खेलना ये व्यक्ति का जन्मजात स्वभाव है, आप ये मान के चलिए। और उसी खेलने के कारण उसका शारीरिक विकास होता है। तो व्यक्ति के विकास के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है और ये व्यक्ति के स्वभाव में जन्मजात रूप से ऊपर वाले ने जोड़ के भेजा। चलिए, थोड़े बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ जैसे वो चलना सीखता है, अपने पैर पे खड़ा होने लग गया तो वो कूदना शुरू कर देता है। संभवतः इसीलिए इसको खेलकूद कहा जाता होगा। अब आप तो खेलकूद के सभी निष्णात लोग हैं, आपके साथ में खेलकूद की चर्चा करूं तो ये तो बड़ा ही गलत रहेगा, लेकिन मेरी समझ में जो है उसकी बात आपके साथ कर रहा हूं। तो खेलकूद ये व्यक्ति का नैसर्गिक स्वभाव है। पहली बात ये है, जन्मजात रूप से ऊपर वाला उसको खेलने कूदने के लिए ही। देखिए, ऊपर वाले ने हमें नौकरी करने के लिए भेजा, ये तो हमने तय कर लिया। ऊपर वाले ने तो ऐसा कुछ बना के नहीं भेजा। हमारे यहाँ कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे आपने किस पक्षी को, किस प्राणी को नौकरी करने जाते देखा? फिर भी सबके पेट भरते। या मान लीजिए जो
व्यक्ति नौकरी नहीं करता, क्या उसकी आजीविका नहीं चलती है? लेकिन आज हम पढ़ने के लिए दौड़ते हैं, उतना हम स्पोर्ट्स के लिए नहीं दौड़ते हैं। जबकि जरूरी यह है कि अधिक खेलना चाहिए, अधिक दौड़ना चाहिए, पढ़ना तो कम चाहिए। लेकिन माँ बाप जोर देते हैं कि दिन में 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ दो, लेकिन कभी ये जोर नहीं देते हैं कि दिन में 5-6 घंटे तो कम से कम खेलो। अरे 1 घंटे से खेल रहे हो, जब से तो तुम नीचे खेल रहे थे। इस प्रकार से बच्चों को रोका जाता है, न कि उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि शारीरिक अभिवृद्धि के लिए भी खेल जरूरी है और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खेल जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर को चाहिए व्यायाम। व्यायाम योग वगैरह वैसे करना हो तो बड़ा भार लगता है, हम नहीं करते हैं। हमें जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप खेलते रहिए, खेल खेल में आपका व्यायाम भी हो जाएगा। और इसीलिए तरह तरह के खेलों का प्रचलन हुआ, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य की भी बात है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की भी बात है। जो शरीर से समृद्ध हैं वो उस प्रकार के खेल खेला करते, जो बौद्धिक रूप से समृद्ध हैं वो उस प्रकार के खेल खेला करते। शारीरिक रूप से नहीं भी सक्षम हो तो भी वो चेस तो खेल सकता है, अगर वो बौद्धिक रूप से बहुत तेज है। तो तरह तरह की स्पर्धाएं हैं। हम तो ये कहेंगे कि जब से मानव है तब से, देखिए, स्पर्धात्मक स्वभाव तो व्यक्ति का है ही है। जब कुछ भी करेगा तो स्पर्धाएं तो होंगी। लेकिन मैं बहुत प्राचीन काल की बात नहीं करता हूं, मैं महाभारत काल की बात करूं तो महाभारत काल में कृष्ण कंदुक के साथ खेला करते थे। इसका उल्लेख स्पष्ट पाया जाता है कि वो बॉल, जिसको संस्कृत में कंदुक कहते हैं, और डंडे से, इन दोनों से खेला करते थे। ये क्रिकेट जैसा तो नहीं हुआ करता था, लेकिन ये हॉकी भी नहीं था। मैं गुरुकुल में रहा हूं, गुरुकुल पद्धति पढ़ा, तो ये खेल हमने खेला है। इस खेल में एक हाथ से बॉल को उछाल के और दूसरे डंडे से उसको हम मारा करते थे, और बॉल जहां जाए फिर उसको गिल्ली डंडे की तरह से ही कुछ उसके नियम हुआ करते थे। क्योंकि जितना बड़ा डंडा हम इस्तेमाल करते थे, बॉल हमने मारा तो उस हिसाब से हम, जैसे गिल्ली डंडे में डंडे गिने जाते हैं उस प्रकार से उसकी गिनती भी हुआ करती थी। लेकिन यही स्पर्धा और तीव्र बनती थी, तो यानी कुछ बड़े लोग खेलते थे तो उसी हाथ में बॉल पकड़ना है और उसी हाथ में डंडा पकड़ना है, उसी हाथ से बॉल उछाल के और फिर डंडे से मारना है, यानी और आगे का स्टेप ये हुआ करता था। चूंकि रबर की बनी हुई गेंद नहीं हुआ करती थी, गेंद कपड़े की बनती थी, और रेशमी कपड़ा हो तो गेंद और अच्छी बनती थी। तो इस प्रकार की स्पर्धाएं बचपन में मैंने खेली हैं, और कृष्ण की लीला में भी इसका उल्लेख पाया जाता है कि कृष्ण ने वो मनसुखा की गेंद काली देह में फेंक दी, क्योंकि उनको तो उस काली नाग को वहाँ से भगाना था। और मनसुखा बोला कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे गेंद बना के दी थी, मेरी गेंद तो वापस दे दे। अब जब सभी मित्र थे, सबने कहा मनसुखा से, अरे अब तो वो काली देह में चलेगी, अब कहाँ से आएगी? लेकिन मनसुखा तो मनसुखा ठहरा, उसका नाम ही है मनसुखा। जो मन के सुख के लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उसी को तो मनसुखा कहा जाता है। तो उसने तो कहा कृष्ण से कि नहीं, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। कृष्ण ने कहा कि भैया मेरी माँ से मैं बनवा के दूसरी गेंद दे दूंगा। तो कहता नहीं, मेरी माँ ने रेशमी कपड़े से बनाई थी, बहुत अच्छी गेंद है, मुझे तो वही गेंद चाहिए। यही तो बालहट होता है, यही बालकों का एक स्वभाव होता है कि एक पैर की चिड़िया चाहिए तो एक ही पैर की चिड़िया चाहिए। और कृष्ण जानते थे, इसीलिए मनसुखा की बॉल उन्होंने फेंकी थी। तो काली देह में कूदे, बॉल को वापस लेके आए या नहीं आए, लेकिन काली को उन्होंने वहां से भगा दिया। वो पूरी कथा आप सब लोग उससे परिचित हैं। तो ये तो गेंद वाला खेल तो था। कंदुक नृत्य का एक उल्लेख हमारे यहाँ 10 कुमार चरित में पाया जाता है। वहां तो एक राजकुमारी का नाम ही कंदुकावती है। कंदुक यानी गेंद को कहा जाता है कंदुकावती, ये उसका नाम ही है, क्योंकि वो कंदुक नृत्य बहुत अच्छा करती है। हमने कुछ जो स्पर्धाएं होती हैं उनमें बॉल को लेकर के जिम्नास्ट करते हुए देखा है।
लेकिन उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले। इस प्रकार के उस नृत्य का वहां उल्लेख पाया जाता है। इस कंदुक नृत्य के अतिरिक्त महाभारत काल में अगर कंदुक क्रीड़ा के अलावा की क्रीड़ाएं देखें तो बच्चों के बीच में तो बहुत सारी जो लुका छिपी वगैरह हैं, जो अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो एक वर्तमान काल के किसी स्पोर्ट्स में, ओलंपिक वगैरह में उनका समावेश होगा, लेकिन ओलंपिक में तो पहले कबड्डी भी नहीं हुआ करती थी, तो क्या वो खेल नहीं है? इनका भी उल्लेख पाया जाता है, कबड्डी का उल्लेख पाया जाता महाभारत में, छुपने छुपाने का, वृक्ष पे चढ़ने का और उस प्रकार के खेलों का उल्लेख पाया जाता है। लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित स्पर्धाएं थी, ये तो बच्चों के खेल कूदों की बात हुई, वो तीरंदाजी थी, तलवारबाजी थी, भालेबाजी थी जिसमें भाला फेंकना भी आता है, गदा युद्ध था, मल्ल युद्ध था, घुड़सवारी थी और इसके साथ दौड़ना। ये यानी जन जन में इनकी स्पर्धाएं हुआ करती थी। मल्ल युद्ध के लिए तो अलग अलग देश के, उस समय तो भारत में ही आप जान लीजिए कि 400-500 देश हुआ करते थे हैं। आज की तरह गणतंत्र तो था नहीं और इतना छोटा भी नहीं था भारत। आर्यवर्त जिसको कहा जाता था वो काफ़ी बड़ा प्रदेश था, इसमें अफगानिस्तान तक का प्रदेश आता था, ईरान का भी कुछ भाग आप मान सकते हैं, इधर रशिया का भी कुछ हिस्सा इसमें काउंट हो सकता है, उज्बेकिस्तान वगैरह कुछ ऐसे हैं जिनका उल्लेख महाभारत में पाया जाता है, इधर श्रीलंका वगैरह सब हैं। हिमालय को पार करके चाइना का भी कुछ प्रदेश ऐसा है जिसका उल्लेख पाया जाता है, जहाँ तक राजसूय यज्ञ के समय पे विजय प्राप्त करने के लिए चारों पांडव गए थे। तो अन्य देशों में जाकर के भी स्पर्धाओं में लोग भाग लिया करते थे, इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। अंतर यह है कि आज तो उन स्पर्धाओं का उतना औचित्य नहीं रह गया है, लेकिन उस समय ये जितनी भी खेल कूद की स्पर्धाएं थी, इनका व्यक्ति के जीवन के साथ सीधा सीधा संबंध हुआ करता था। मान लीजिए तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी में अगर आप फर्स्ट आए तो आप सेनापति के पद पे जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट नहीं भी आते हैं, आपको अच्छी तरीके से तीरंदाजी सामान्य रूप में भी आती है, तो सेना में आपके लिए स्थान निश्चित हुआ करता था। इसी तरीके से भाला फेंकने वाला, इसी तरीके से तलवार चलाने वाला, इन सब के लिए उत्तम स्थान थे। राजा के दरबार में इनको योग्य मान पान सम्मान मिला करता था। एक नहीं अनेक इस प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं। देखिए, विराट पर्व की हम बात करें तो महाभारत में विराट पर्व आता है। राजा विराट का नाम आपने सुना होगा। लॉकडाउन में तो आपने महाभारत सीरियल भी देखा होगा, वैसे देखा हो ना देखा हो, लेकिन लॉकडाउन में तो कोई काम ही नहीं था, तो रामायण महाभारत ही हम लोग देखा करते थे हैं। तो अगर आपने देखा है तो आप राजा विराट से परिचित होंगे। पांडवों ने जब 13वां वर्ष अज्ञातवास के रूप में व्यतीत किया है तो राजा विराट के यहाँ ही थे। वहां नहीं बताया गया, लेकिन महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि राजा विराट के यहाँ हाथी के साथ, दूर दूर से आए हुए मल्ल युद्धों के साथ, कभी सिंह के साथ, कभी इस प्रकार के जो हिंसक प्राणी उनके साथ स्पर्धा करने के लिए भीम जाया करते थे। कभी कोई मतवाला हाथी आ गया तो उसकी सूंड पकड़ के ही उसको बिठा देना या उसकी सूंड मरोड़ के ही उसको गिरा देना, इस प्रकार का भीम अपना पराक्रम दिखाया करते थे। सिंह के साथ, दूर दूर से आए मल्ल युद्धों के साथ ये स्पर्धाएं हुआ करती थी। आपने कंस का नाम तो सुना ही होगा, जब कृष्ण का नाम सुना तो कंस का भी सुना होगा। कंस के दरबार में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इन सब का उल्लेख पाया। कुबलया पीड़ हाथी, ये सारे एक से एक ऐसे योद्धा थे, एक से एक ऐसे मल्ल युद्ध थे जो उस कुबलया पीड़ हाथी के साथ में मल्ल युद्ध किया करते थे। यानी उसको धक्का मार करके हाथी को पीछे हटा दें और हाथी उनको धक्का मार करके, कौन हटा देता? हाथी उस चाड़ूर को पीछे हटा देता है, चाड़ूर हाथी को पीछे हटा देता है।
इस प्रकार की भी स्पर्धाएं हुआ करती थी और इनका सीधा पारितोषिक राजा के पास से मिला करता था और ये लोगों को प्रोत्साहित करता था कि अच्छे योद्धा बनिए तो राज दरबार में आपकी पूरी तरीके से पूछताछ होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा और तलवारबाज बनिए, कुछ भी बनिए। उस समय अगर घुड़सवार अच्छा हुआ करता था उसके लिए भी इस प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन था, लेकिन उनकी उपयोगिता भी थी। शिवराज विजय आप उठा करके देखिए, अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, बड़ी ही सुंदर रचना है संस्कृत में। वहां शिवाजी का संदेश लेकर के सिंहगढ़ से तोरण दुर्ग के लिए जब एक उनका दूत निकलता है तो वो शाम को 6 बजे निकला है, सूर्यास्त होने जा रहा है। उसी समय आंधी, पानी, बरसात, सारी चीजें एक साथ इतनी जोरदारी में कि जैसे उसकी परीक्षा ले रही हैं कि आप अभी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन वो घोड़े पे सवार, ना उसको आंधी की चिंता है ना बरसात की चिंता है, वो चला जा रहा है। इतना घनघोर अंधेरा हो गया है कि सायंकाल के समय सूर्यास्त से पहले ही रात्रि जैसी प्रतीत हो रही है, फिर भी चलता चला जा रहा है। अरे एक स्थिति तो ऐसी आती है कि वृक्ष की डाल के साथ उसका सिर टकराता है, वो घोड़े से गिर जाता है, घोड़ा भी उसका पत्थर से स्लिप होकर गिर जाता है, लेकिन फिर उठ के खड़ा होता है, क्योंकि ये चीज स्पर्धा सिखाया करती है कि चाहे जैसी मुश्किल हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी स्थिति हो, उसमें उठना है और उठ करके खड़े होना है, खड़े होकर के लड़ना है। और स्पोर्ट्समैन से अधिक इस बात को और कोई नहीं समझ सकता है। वो फिर से खड़ा होता है, घोड़े की थोड़ी मालिश करता है, घोड़े की मालिश करके घोड़ा फिर तरोताजा हुआ उसके साथ फिर घोड़े पे बैठ करके, और शाम को 6 बजे जो निकला है, जहां सिंहगढ़ दुर्ग से तोरण दुर्ग जाने के लिए सामान्य रूप से आधा दिन चाहिए, वहां दुर्ग का दरवाजा बंद हो उससे पहले उसको पहुंचना है और उससे पहले वो पहुंचता है। ये दृढ़ निश्चय होता है कि स्पोर्ट्समैन का। और ये कब संभव है? जब आपकी स्पोर्ट्समैनशिप आपके क्रियाकलाप के लिए भी उपयोगी हो। वैसे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये जो बात कही जाती है, ये तो हर स्पोर्ट्समैन को लाभ होता है कि वो खेलेगा कूदेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो मानसिक स्वस्थता भी रहेगी, जीवन में वो इस प्रकार के आनंद लेता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि आजकल की जो स्पर्धाएं हैं या आजकल की खेल कूद की जो चीजें हैं, वो व्यक्ति के जीवन के साथ उनका सीधा संबंध आजीविका के साथ नहीं रह गया। अगर आप उत्तम पद प्राप्त कर लेते हैं तो सभी आपको सलाम करते हैं। आपके लिए सेना से लेके हर जगह, रेलवे से लेके हर जगह पद सुनिश्चित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने खेलना शुरू किया है और आप किसी ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार पढ़ाई छोड़ करके बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन जीवन में इतना तो हमें समझना ही पड़ेगा, जैसा कि महाभारत में कहा गया है कि धर्मपुत्र निसेवत्स्व सुतीक्ष्णोचा हिमातपो। भैया चाहे जैसी ठंडी हो, चाहे जैसी गर्मी हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अरे अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आप गर्मी देख के भी नहीं बैठ सकते हो, ठंडी देख के भी नहीं बैठ सकते हो। क्षुत पिपासे च वायुं च जय नित्यम जितेंद्रिया। आप भूख प्यास यहां तक कि अपनी श्वास और अपनी इंद्रियों पे भी आपको काबू रखना होगा। जब आप इन सब को वश में रखेंगे और किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे, तभी आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। बाकी तो फिर भैया कठिन परिश्रम करके सचिन तेंदुलकर तो बन पाए, लेकिन फिर उनके पुत्र उतना ही कठिन परिश्रम करके आगे आ पाए, ये बड़ा कठिन होता है। क्योंकि जब एक सुख की प्राप्ति होने लग जाती है ना, तब फिर उतना अच्छा प्लेयर बनना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि प्लेयर बनने के लिए बड़ा जरूरी है कि ये जो भूख प्यास ठंडी गर्मी ये सब व्यक्ति के सिर के ऊपर पड़नी ही चाहिए, तभी वो
कठिन परिश्रम करना सीखता है और तभी कठिन परिश्रम करके उसमें से वो अच्छी तरीके से तैयार होता है। और कौन किन चीजों का आपको ख्याल करना पड़ेगा? फेन मात्रोपदेहे जीवे शकुनिवत स्थिति अनित्य प्रिय संवासे कथम स्वपिशी पुत्र का। एक बड़ी सुंदर बात कही है कि ये शरीर जो है ना, ये हमें जो जन्म मिला है, ये हमारा शरीर कैसा है? पानी के बुदबुदे जैसा है। अभी तो शहरों में इस प्रकार की स्थितियां कम हुआ करती हैं, लेकिन मुझे याद है बचपन में जब बारिश होती थी तो गांव में छप्पर था, छप्पर पे से पानी की जो औलतिया में से पानी गिरता था, नीचे बूंदें गिरती थी, आंगन में कहीं पानी भरा रहता था, वो पानी गिर कर के वहाँ कच्चा ही फर्श था, उस कच्चे फर्श पे जो छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे उनमें पानी भरा होता था, फिर उसी पे ऊपर से जब पानी की बूंद गिरती थी ना तो बढ़िया सा एक हाफ राउंड जैसा एक बुलबुला तैयार हो जाता था। फिर वो अपनी यात्रा शुरू करता था, आगे बहना शुरू होता था और तब तक शायद आकाश से आई हुई दूसरी पानी की बूंद अगर उस पर गिरती थी तो वही फूट जाता था। तो भैया हमारा शरीर बस इस एक पानी के बुलबुले जैसा है और इसके अंदर विराजमान जो आत्मा है शकुनिवत पक्षी जैसी है कि कब उड़ जाए पता ही नहीं चलेगा। तो जब सब कुछ अनित्य है भैया तो तुम सो कैसे सकते हो? हमेशा प्रयत्नशील रहो, बहुत कोशिश कर। आप एक दिन भी अगर आप स्पोर्ट्समैन बन गए ना तो आपके लिए संडे संडे नहीं होता है, मंडे मंडे नहीं होता है। सारे दिन, सप्ताह के सारे दिन आपको मेहनत करनी है। आप एक दिन भी उसमें गैप नहीं छोड़ सकते हैं, तभी ये संभव है। जब आप इतना कठिन परिश्रम करेंगे, ऊपर से ये और होता है कि रविवार है तो चलो आज अवकाश है, तो आज कॉलेज नहीं जाना, आज स्कूल नहीं जाना है, तो आज थोड़ा कुछ ज्यादा अभ्यास किया जा सकता है। कहते हैं स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, ये बड़ा ही प्रसिद्ध एक इसके ऊपर से दोहा बना है कि काल करे सो आज कर। मैं महाभारत का श्लोक आपको दे रहा हूं, लेकिन ये वहां पे दिया है कि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वान्ने चापराह्निकम। भाई जो कल करना है उसको आज करो, जो दोपहर बाद करना है अपराह्न में करना उसको पूर्वाह्न में करो। इस प्रकार से जब आप करते रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कहते हैं नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम वास्य न वा कृतम, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने अपना कार्य कर लिया या नहीं कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे श्लोकों में आपके लिए एक मोटिवेशन है, विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए भी इस प्रकार की बातें कही गई हैं कि जीवन में आप विश्राम नहीं कर सकते हैं। जीवन में कठिन से कठिन, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, भूख हो, प्यास हो। देखिए जितने अभी मेडल जीत के आए, अगर आप उनके जीवन की कथाएं सुने ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि महाभारत में ये जो बातें कही गई हैं ये कितनी सत्य हैं। यानी एक एक चीज उन सभी प्लेयर्स के जीवन में सार्थक हुई हैं, तब वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। महाभारत में कहे गए इन गुण धर्मों के आधार पे अगर हम देखें तो आज भी अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए इन सारी चीजों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, इन सारी चीजों का ख्याल तो करना पड़ेगा। रही बात आजीविका की बात को अगर आप ना जोड़ें सीधा स्पोर्ट्स के साथ, तो जो आपके अंदर उसके कारण क्लेवर आएगा, जो उसके कारण आपके अंदर एक प्रतिभा आएगी, अरे भाई आपको कोई नौकरी दे ना दे, लेकिन उसको तो आपसे कोई नहीं छीन सकता है ना। नीति शतक में भरतहरि ने बड़ा सुंदर लिखा है, अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता नत्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्ति मपहर्तमसो विधाता। भैया जो हंस होता है ना,
उसको कमल सरोवर में रहना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कमल के नाल में से तंतु निकाल करके खाना, कमलों के बीच में बैठना, उनका आनंद लेना, ये उसका एक स्वभाव है। ये सब उसको बड़ा अच्छा लगता है। यहां कवि कहता है कि विधाता क्रोधित हो जाए तो उसका वो सरोवर नष्ट कर सकते हैं, उसके कमल नष्ट कर सकते हैं, उसके जीवन को मुश्किल में मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो दूध और पानी को अलग करने की शक्ति है, हमारे ત્યાં गुजराती में कहे ये जे आवड़त है, ये जो उसकी सिद्धि है, जो कार्य उसी को आता है, न तो उसकी उस महारत को विधाता उसके पास से छीन सकता है, और उसकी वजह से उसको जो नामना मिलती है, जो उसको प्रसिद्धि मिलती है, उस यश को भी विधाता नहीं मिटा सकता है। बस हर स्पोर्ट्समैन से मेरा यही कहना है कि जीवन में इसलिए मत खेलिए कि आप अच्छा खेलेंगे तो आपको कोई अच्छा पद प्राप्त होगा। इसलिए मत खेलिए कि आप अच्छा खेलेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। इसलिए खेलिए क्योंकि खेल में आनंद आता है। इसलिए खेलिए क्योंकि खेल आपका पैशन है। इसलिए खेलिए क्योंकि ये हमारा जन्मजात ईश्वर प्रदत्त एक स्वभाव है जिसमें मुझे हमेशा आनंद आता है। हां, जब व्यक्ति बिना आसक्ति के, अगर आप दौड़ रहे हैं और आप पीछे वाले को देखने के लिए 1 सेकंड के लिए गर्दन पीछे झुकाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी दौड़ के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर आप जिस समय निशाना लगा रहे हैं उस समय बगल वाले का निशाना कहां लगा है, उसने कितने पॉइंट अर्जित कर लिए हैं, अगर इस तरफ आपका ध्यान है तो आपका निशाना, आपका मन का विचार ही शुद्ध नहीं है, आप योग्य रूप से नहीं चल रहे हैं। आप अपने कार्य पे फोकस कीजिए, आप अपने विचार पे फोकस कीजिए। देखिए, आप सब तो अध्यापक हैं, आप लोग गुरु के पद पे हैं, आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अपने विद्यार्थियों को जब आप एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें तो बताई गई होंगी कि ये चीज़ें उनको सिखाइए, ये गुण उनमें होने चाहिए। महाभारत की जो बातें मैंने आपसे कही हैं वो सारी चीज़ें तो आपके पास होंगी, लेकिन मैं श्रीमद् भगवद गीता की ये बात आपसे कहता हूं कि उनको सबसे पहले अनासक्त बनाइए। गोल तय होना चाहिए कि उनको इतना लंबा भाला फेंकना है या उनको ऐसे 10 में से 10 गुण प्राप्त करने हैं, लेकिन अगर वो 10 में से 10 मारेंगे तो उनको गोल्ड मेडल मिलेगा, ये आप जो दिमाग में डालते हैं ना, हमारे यहां इस चीज का निषेध है। हमारे यहां ये कहते हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा दीजिए, फल अपने आप मिला करता है। और आप देख लीजिएगा, जो लोग इस प्रकार के दावे के साथ कार्य करने के लिए जाते हैं, कई बार उनके दावे बेकार हो जाया करते हैं, और जो लोग दावे के साथ नहीं जाते हैं, जो सिर्फ अपने कठिन परिश्रम के साथ जाते हैं और कठिन परिश्रम करते रहते हैं, उनको सफलताएं मिला करती हैं। ये गीता का ज्ञान कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। चलिए, कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं, हमारे जो विचार थे आपके सामने रखे हैं, संभवतः आपको अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार गुजरात यूनिवर्सिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग का और डॉक्टर जगदीश जोशी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने आप जैसे सुज्ञ लोगों के साथ अपने भाव शेयर करने का एक मौका, एक अवसर मुझे दिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरा बोलना सफल है, अन्यथा आप जिस कार्य के लिए आए हैं आपको वो सर्टिफिकेट तो प्राप्त होने वाला है।
सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। आप सबको पुनः डॉक्टर हरिनिवास का आदर भरा नमस्कार। जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं उनका भी धन्यवाद। हमने बात की थी कि महाभारत के काल में जो खेलकूद स्पर्धाएं थीं वो बड़ी ही जीवनोपयोगी थी और खेलकूद स्पर्धाओं का जीवन से सीधा संबंध था। ये मान लीजिए कि हमने उन्हीं खेलकूद स्पर्धाओं की बात की बचपन में जो बच्चे खेला करते थे, तो वो स्पर्धाएं तो आगे चल के हमने उनकी चर्चा नहीं की। अगर हम वर्तमान काल की बात करने बैठे, जो कि इस सेशन का मेरा विषय है, तो आपके सामने उसकी चर्चा करने का मैं अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं संस्कृत का अध्यापक हूं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ये कह पाएं कि संस्कृत का ये छोटा मोटा विद्वान तो है, ये एहसास आपको हो सकता है। लेकिन अगर आपने मेरा संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति जो YouTube चैनल है वो नहीं देखा, तो फिर तो आपको लगेगा कि भाई ठीक है, फालतू में हम लोगों के सामने इनको बोलने के लिए बुला लिया। चलिए, हम आज चर्चा करेंगे वर्तमान कालीन खेलकूद स्पर्धाओं की, और महाभारत के साथ के इसके परिप्रेक्ष्य को हमें देखना है। मैंने कहा कि महाभारत के काल में जो स्पर्धाएं थीं, खेलकूद स्पर्धाएं चला करती थीं, वो जीवन के लिए उतने ही उपयोगी थीं जितने और जीवन के क्रियाकलाप हैं। लेकिन जब हम वर्तमान काल में आते हैं तो स्कूल लेवल पे तो बहुत सारी स्पर्धाएं होती हैं। कभी हम एक ही बोरे में 2 बच्चों के पैर डलवा करके और उनको कुदवाते हैं, कभी चम्मच में नींबू रख के उसके साथ बच्चे को दौड़ाते हैं। तरह तरह की बहुत तरीके की स्पर्धाएं हैं, खो खो, कबड्डी और क्या क्या। ये सब कुछ शारीरिक विकास के लिए बहुत उत्तम है। एक बालक इसके अनुसार स्ट्रेटेजी भी बनाना सीखता है। लेकिन स्कूल लेवल पे सभी स्कूलों में उन स्पर्धाओं की कोई जोगवाई नहीं है, या उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है जिन स्पर्धाओं को आप ओलंपिक में खेलने जाते हैं, या एशियाड में खेलने जाते हैं, या कॉमनवेल्थ में खेलने जाते हैं। उनके लिए उन स्कूलों में कितने प्राविधान हैं, उनके पास कितने ऐसे ग्राउंड हैं। और जाइए आप हरियाणा में, इस प्रकार के ग्राउंड हैं उनके पास, और इसीलिए सबसे अधिक बच्चे हरियाणा से निकलते हैं। आप मुझे गुजरात से हूं, लेकिन कहने में कभी कभी ये निसंकोच कहने की बात है, लेकिन बात संकोच वाली है कि यहाँ बहुत सारे स्कूल इस प्रकार से चलते हैं कि जिनके पास स्पोर्ट्स के लिए कोई किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, जबकि नियम है कि उनको इस प्रकार की मान्यताएं नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मान्यताएं मिलती हैं उनको। वो स्पोर्ट्स के नाम पे व्यायाम शिक्षक को रख लेंगे और थोड़ा पीटी वगैरह करवा दी उसने, और वो मान लेते हैं कि उनका काम पूरा हो गया। आप कभी भी उत्तम, पहली बात तो यह है कि आप जिन स्पर्धाओं में बच्चों को खिलाते हैं वो हमारे यहाँ के खेल ओलंपिक वगैरह में है नहीं, और जो खेल वहां हैं उनकी सुविधा हमने स्कूल लेवल पे कर नहीं रखी। तो फिर आप ये बताइए कि जब बच्चा स्कूल से ही वो चीज लेकर के नहीं निकलेगा, तो बड़ा होकर के क्या वो अपने आप, फिर आप कहें कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। अरे भारत की जनसंख्या कितनी है, और उस जनसंख्या के अनुसार हम कितने मेडल लेके आए हैं, कभी विचार तो करना पड़ेगा। और अगर विचार करेंगे तो उन स्पर्धाओं को या तो आप ओलंपिक में शामिल करवाइए जो आप अपने स्कूल में खिलवाते हैं,
तो कबड्डी तक को नहीं शामिल किया जाता है, जिसके लिए आप ये मान सकते हैं कि ये हमारा परंपरागत खेल है। वो तो ठीक है कि हॉकी का समावेश है वहां पे, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, नहीं तो अगर आप प्रचलन में देखें तो सबसे अधिक प्रचलन में बचपन से अगर बच्चों ने कोई खेल खेला हो तो वो खो खो और कबड्डी ही है। इससे उनको शारीरिक व्यायाम मिला, उनको शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हुआ, उनको मानसिक तौर पे भी बहुत सारे लाभ हुए, ये एक बात है। लेकिन आप उन विद्यार्थियों के पास से मेडल की अपेक्षा रखें तो गलत है। और उसमें एक सबसे बड़ा योगदान है हमारे यहां के माता पिताओं का, हमारे पेरेंट्स का, क्योंकि उनको यह लगता है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। अरे कहां से ये वाक्य आ गया? वास्तविकता तो यह है कि बालक जन्मजात, जैसी कि इससे पहले सेशन में मैंने बात की थी कि खेलना ये जन्मजात हमारा स्वभाव है। अरे हम ये भी कह सकते हैं जन्मजात हमारा अधिकार है जो ऊपर वाले ने हमको देकर के भेजा है। लेकिन खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब कुछ इस प्रकार से आ गया, और पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब ये भी कुछ इस प्रकार से आ गया कि हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा 24 घंटे में से कम 12 घंटे तो पढ़ता रहे। भाई हम तो बड़े सुखी थे, स्कूल से पढ़ के आते थे, अगर स्कूल से जो होमवर्क दिया गया है तभी कागज पेन नहीं थे स्कूल के टाइम पे। हमारे टाइम पे तो लकड़ी की पट्टी चला करती थी और उस पे लिख के ले गए, आधा रास्ते में बिगड़ गया तो बिगड़ गया और रह गया तो रह गया, वो दूसरे दिन वहां जाकर के स्कूल में दिखा दिया। आजकल तो होमवर्क भी एक एक चीज 5-5 बार लिखने को दी जाती है। हमारे यहां बोलने को तो स्कूल में 10 बार बुलाया जाता था, लेकिन लिखने के लिए तो क्योंकि नोटबुक थी नहीं तो पट्टी पे लिखना हुआ करता था। तो पट्टी पे तो भैया एक बार ही लिखने की जगह होती थी, 5 बार तो क्या लिख सकते हैं। श्रुत लेखन भी एक बार हुआ करता था और सुलेख भी एक ही बार हुआ करता था। बड़े सुखी थे। अरे स्कूल भी जाते थे तो खेला करते थे। आजकल तो स्कूल में खेल के नाम पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक पीरियड होगा और उसमें पीटी वगैरह करवा दी जाएगी, किसी भी स्पर्धा के लिए आप अगर पूरे गुजरात का सर्वेक्षण कर लें तो आपको पता चलेगा 20% स्कूल के पास भी योग्य सुविधाएं नहीं हैं। ग्राउंड है तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक हैं तो खेल के साधन नहीं है, खेल के साधन है तो खेलने के लिए बच्चे ही नहीं, क्योंकि माता पिता अनुमति नहीं देते हैं। अब माता पिता की अनुमति नहीं मिले तब तक तो बच्चे को खिलाया ही नहीं जा सकता। माता पिता ये कहते कि पढ़ बेटा, 12 घंटे पढ़ खेलने के लिए। अरे अभी तो 2 घंटे खेल के आया था तू, क्या पूरे दिन खेलता ही रहेगा? भैया वास्तव में जीवन में अगर आपको सफल बनना है तो जो बचपन का समय होता है उसमें आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा दो, वो सारी निरर्थक हैं, सारी की सारी निरर्थक हैं। आप किसी भी विद्यार्थी से 10वीं में उसने क्या पढ़ा है, आप वो बीए कर रहा है, वो एमए कर रहा है, वो 12th कर रहा है, आप पूछ लीजिए उससे, उसको अगर 2-4 चीजें भी याद हैं, लेकिन बड़ा पढ़ाया गया उसको। लेकिन इस उम्र में वो जो खेलेगा उससे उसका जो शारीरिक विकास होगा, आज लोगों में मेदस्विता बच्चों में देखी जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको जितना खेलना चाहिए वो खेलते ही नहीं है। हम अस्वस्थता देखते हैं बच्चों में, उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि उनको जितना खेलना चाहिए वो खेलते ही नहीं है। मैं अगर मेरी बात करूं, बचपन में बड़ा मोटा था, वैसे अभी भी पतला तो नहीं हूं, लेकिन योग्य है ऐसा मानता हूं मैं। तो मैं नैमिषारण्य पढ़ने गया
वहाँ पे नित्य प्रति खेलने के लिए बार बार भेजा जाता था। अब घर में गांव में जब स्कूल में थे तो वहाँ तो हम मॉनिटर हुआ करते थे, तो हम सबको खिलाते ज़रूर थे लेकिन खुद नहीं खेला करते थे, क्योंकि मोटे इतने थे कि दौड़ा ही नहीं जाता था। अब वहाँ सबको दौड़ने के लिए बोला जाए तो जब तक सब चलते थे तब तक तो हम दौड़ते थे, और जब दौड़ना शुरू कर देते तब तो हम बैठ जाते थे, क्यों भैया दौड़ेंगे कहाँ से। और पता चला कि उन्होंने कहा कि उस पेड़ को छू के आओ, जब वो वापस आने लग जाते थे तो बीच में से फिर उसमें शामिल हो जाते थे, और आखिरी में आकर के फिर भी सबसे पीछे ही हम पहुंचते थे। तो ये जो मेदस्विता है ना, उस नैमिषारण्य ने मेरी कम की, नहीं तो बहुत मोटा था, सब चिढ़ाते थे, मोटे लाला पिल पले, बहू को लेके गिर पड़े, इस प्रकार का भी प्रयोग। तो तात्पर्य यह है कि आज तो बच्चों को अगर कोई चिढ़ाता है तो शायद उनको इसकी आदत पड़ गई है। पूरे पूरे दिन मोबाइल पे वीडियो गेम खेल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में जाकर के खेलने के लिए किसी के पास समय नहीं। थोड़ा ऐसा भी हो गया है, माता पिता की इकलौती संतानें होने लग गई हैं। इकलौती संतान होने की वजह से उनको बड़ा डर भी लगा करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खेलते खेलते गिर जाए, कुछ उसको लग जाए, कुछ समस्या हो जाए, और एक बार अगर कहीं खेलते खेलते उसका पैर मुड़ गया, उसको लग गया, तो दूसरे दिन उसको स्ट्रिक्टली सूचना मिल जाया करती है कि कल से खेलने नहीं जाओगे, तुमको मना किया था ना, देखो पैर में लगा के बैठ गए। तो ये भी एक कारण है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को खेल कूद में आगे लाने के लिए स्वयं प्रोत्साहित नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर ये पढ़ेंगे तो ही ये श्रेष्ठ बन पाएंगे, अगर ये खेलने लग गए तो श्रेष्ठता इनसे बहुत दूर रह जाएगी। हमें ये माहौल खड़ा करना है, हमें ये स्थितियां लानी है। एक सचिन तेंदुलकर से नहीं होगा। फिर क्रिकेट की बात आई, मैंने तो अभी तक इसीलिए इसको लिया ही नहीं था, क्योंकि नाम जब भी लिया जाएगा तो किसी ना किसी क्रिकेटर का लिया जाएगा। भारत में ना तो टेनिस वाला कोई ऐसा पैदा होता है जो 2-5 साल तक, अरे जो एक बार भी टॉप सीटेड हो जाए, ना तो लड़कियों में वो दम है ना लड़कों में वो दम है। ऐसी तो बहुत सारी स्पर्धाएं हैं जिनमें हम कहीं किसी जगह पे वर्ल्ड लेवल पे अगर जाएं तो सरवाइव ही नहीं करते हैं। कारण यही है, सबसे पहला कारण है माता पिता की विरक्ति। माता पिता बच्चों को इनिशिएट नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनका बच्चा अधिक समय खेले, उनको यह अच्छा लगता है कि अधिक समय पढ़े। और इसका कारण हमारी व्यवस्थाएं हैं। पढ़े लिखे को तो नौकरी कभी भी मिल जाएगी, लेकिन खेलने वाले को नौकरी तभी मिलेगी जब वो कोई मेडल ले आए, किसी टॉप लेवल पे पहुंच जाए। जब सब उसको सलाम करने लग जाएंगे तो आप भी नौकरी दे देंगे उसको। लेकिन अगर वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया तो उसके जीवन का क्या। अरे आप जब तक सिक्योरिटी नहीं देंगे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को जब तक इस बात का विश्वास नहीं आएगा कि मेरा बच्चा अगर खेलने जाएगा वो कुछ करे नहीं करे, अरे खेलते खेलते अगर वो लंगड़ा भी हो जाएगा तो भी वो लंगड़ा घोड़ा भी मेरा उन तेज दौड़ने वाले घोड़ों से अच्छा होगा जो पढ़ लिख करके घोड़े बने हैं, जो आज की रेस में दौड़ रहे हैं। मैं हमेशा पढ़े लिखे लोगों को रेस का घोड़ा मानता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई के नाम पे क्लर्क ही तैयार किए जाते हैं। और क्या हम पढ़ाते हैं? हम स्कूलों में कॉलेजेस में क्या पढ़ा रहे हैं? हम क्या तैयार कर रहे हैं? कभी विचार कीजिए। अंग्रेज हमको यही तो दे के गए हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत थी उन्होंने वही व्यवस्था खड़ी की थी। जमाना था, मैं छोटा था, मैंने पढ़ा है, उत्तम खेती, श्रेष्ठ क्या है? खेती करना। मध्यमवान, मध्यम क्या है? व्यापार करना। अधम चाकरी, नौकरी को अधम माना जाता था। आज तो भाई अगर आप खेती कर रहे हैं तो पता चला कि शादी नहीं होगी, कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता है कि लड़का तो यार खेती करता है। व्यापार कर रहे हैं तो भी समस्या है।
आजकल तो नौकरी कर रहे हैं, कहीं भी जाओ कैसी भी नौकरी करो तभी छोकरी मिलेगी। तो भैया स्पोर्ट्स को प्रयत्न तो किए हैं, सरकार भी कुछ कर रही है, लेकिन अभी बहुत कम प्रयास है। प्रयास और अधिक करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो स्पर्धाएं होती हैं उनका जीवन से सीधा संबंध नहीं है। मान लीजिए तीरंदाजी की बात कीजिए आप, तो एक तीरंदाज है, वो अच्छा तीरंदाज है, तीर बहुत अच्छा चलाता है, निशाना अच्छा लगाता है, वो जब तक खेल रहा है तब तक तो उपयोगी है। फिर समाज में उसकी उपयोगिता क्या है? फिर उसकी आजीविका के साथ उसको क्या लेना देना है? अगर वो कोच बन जाए तो अच्छी बात है। अगर वो कोच नहीं बन पाता है, उसके पास ये क्षमता नहीं है, तो फिर वो तीरंदाज पूरी जिंदगी क्या करेगा? नौकरी तो उसको किसी बैंक में, किसी ऑफिस में कुछ और ही करनी है। वो पितामह भीष्म की तरह से मरते मरते मर जाए लेकिन धनुष बाण ही चलाता रहेगा, ऐसा उसकी लाइफ में नहीं होने वाला है। अरे तीरंदाज की बात जाने दो, जो निशानेबाज है उसकी लाइफ में भी ये मौका उसको मिल जाए कि हमेशा वो शार्प शूटर बना रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आजकल जिन खेलकूद स्पर्धाओं का आयोजन होता है, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, ये व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए, उन सब के लिए तो श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन जीवनोपयोगी कितने हैं अगर इस पे आप विचार करेंगे तो आपको महाभारत काल की जो स्पर्धाएं हैं उनको याद करना पड़ेगा कि उस समय वही स्पर्धाएं हुआ करती थी जो उनका सीधा आजीविका के साथ संबंध था, या आजीवन जो उनके लिए उपयोगी रहा करती थी। आज मान लीजिए हमने भाले में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं भाई, ये तो बड़ा प्रशंसनीय कार्य है जो भी हुआ है, लेकिन इसकी उपयोगिता बाद में क्या है? इसकी उपयोगिता जीवन में क्या है? वो स्वयं एक ऑफिसर है, आर्मी मैन है, अपनी स्पोर्ट्समैन की शिप की वजह से उसको ये पद मिला हुआ है, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन भाला फेंकने की स्पर्धा के अतिरिक्त इस भाला फेंक की उपयोगिता उसके जीवन में क्या है? ऐसे ही गोला फेंक वगैरह जो भी आज खेलकूद की जो स्पर्धाएं हो रही हैं, उन स्पर्धाओं का खेलकूद के अलावा जीवन से सीधा संबंध नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है कि आजकल स्पर्धाएं तो महाभारत के काल की चली आ रही हैं, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे ये भाला फेंक हो, और भी ये गोला फेंक, डिस्कस हो, ये सारी चीजें आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं महाभारत काल की ये सारी स्पर्धाएं चली आ रही हैं। लेकिन आपने जीवन को महाभारत काल से निकाल कर एक नए युग में पहुंचा दिया है, तो या तो नए युग के खेल लीजिए, तो वो जीवन के लिए उपयोगी होंगे, और जीवन के लिए उपयोगी होंगे तो हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा, और नहीं तो स्पोर्ट्समैन को इतनी सुविधाएं दीजिए, उनको इस प्रकार के प्रोत्साहन दीजिए कि उनको ये लगे, या उनके माता पिता को पहले ये लगे कि हमारा बच्चा अगर इस लाइन में जा रहा है तो उसका 1 घंटा भी बर्बाद नहीं है। वो स्वयं भी उसके साथ धूप में खड़ा रहे तो उसकी इस चीज का गर्व होने लग जाए कि नहीं, ये मेरा बच्चा है। अभी हमने दंगल फिल्म देखी, बहुत कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बालकों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो वही होते हैं जो स्वयं इस क्षेत्र में रहे हों, लेकिन उसकी एक अलग मजबूरी है कि ऐसे माता पिता की संतानें अगर वो एक बार सुख में पल गई, एक बार सुख की जिंदगी उनने जी ली, उसके पिता ने कुछ हासिल कर लिया, तो फिर वो संतानें बेकार हो जाया करती हैं। मैंने इससे पहले सेशन में जो कहा था, महाभारत में जिन बातों को कहा गया है, जब तक वो गुण धर्म एक स्पोर्ट्समैन को नहीं उठाने पड़ेंगे, तब तक वो उतना कठिन मेहनत करने वाला, उतना श्रेष्ठ स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। तो बातें तो मैं बहुत सारी कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन ये मेरे हृदय की पीड़ा है, और मैं मानता हूं कि आपके हृदय में ये पीड़ा मुझसे ज्यादा होगी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हमारे यहां कालिदास ने एक बात कही है कि लब्धास पदोस्मीति विवाद भीरु,
जिसको पद की प्राप्ति हो जाए और फिर वो विवाद से बचता रहता है, वो अगर ये कोशिश करता है आप छोड़ो यार, अपनी नौकरी करो, शांति की जिंदगी जियो, तो तम ज्ञान पुण्यम वणिजम वदंती, उसको ज्ञान का व्यापारी कहा जाएगा, उसको कभी भी शिक्षक या अध्यापक नहीं कहा जा सकता है। वो तो ज्ञान का व्यापार करने वाला एक बनिया है। तो भैया आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम ज्ञान के व्यापारी ना बने। आप अगर खेलकूद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो ही आप इस लाइन में रहें, या जो भी आप अपने शिष्य तैयार करें, जो नए कोच तैयार करें, उनकी मन में भी ये बात होनी चाहिए कि नहीं, मेरा विद्यार्थी अगर मेडल लेकर के आएगा तभी मैं ये मानूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ है। तो भैया वास्तव में प्रयास तो चल रहे हैं। हम देखते हैं खेल महाकुंभ से लेकर के हर स्तर पे स्पर्धाएं हो रही हैं, लोगों को आगे लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, कुछ उनको जो चाहिए वो इनिशिएटिव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत कम है। अभी भी यहां बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि जब माता पिता को यह विश्वास हो जाए कि खेलते खेलते अगर मेरा पुत्र अपनी एक टांग खो देगा, अपना एक हाथ खो देगा, यानी अगर कुछ उसको हो भी जाता है तो भी आजीवन उसको समस्या नहीं आएगी, आजीवन वो सुखी बना रहेगा, तो फिर माता पिता अपने बच्चों को इस लाइन में खूब आगे लाने की कोशिश करेंगे। अब ये कार्य तो सरकार ही कर सकती है, या फिर कोई आपके जैसा गुरु कर सकता है जो माता पिता को ये विश्वास दिला पाए कि आपका बेटा अब आपका नहीं है, आज से ये मेरा है, या आपकी बेटी आपकी नहीं, आज से ये मेरी है, इसकी सारी जवाबदारी मेरी है। आपने कई ऐसे स्पोर्ट्स मैन देखे हैं, या कई ऐसी कथाएं, कई ऐसी फिल्में भी बनी हैं आप जैसे गुरुओं के जीवन को लेकर के, जिन्होंने अपनी कोचिंग के दम पे लोगों के जीवन बदल दिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ कि वर्तमान काल में आज जबकि स्पोर्ट्स का जीवन के साथ या आजीविका के साथ सीधा संबंध नहीं है, तब बड़ा ही कठिन है जो कार्य आप लोग कर रहे हैं। विद्यार्थियों का ना मिलना बड़ा स्वाभाविक है, और थोड़ी सी ये बात हमें स्वीकारनी ही पड़ेगी कि हमें भी जब एक बार एक पद और प्रतिष्ठा और स्थान मिल जाता है तो हमारी सर्विस की सिक्योरिटी हमें कई बार थोड़ा आलसी बना दिया करती है, और हमें भी जितने प्रयत्न करने चाहिए हम ईमानदारी से उतने प्रयत्न नहीं करते हैं। आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो ठीक है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है वो महाभारत की तरह स्पोर्ट्स के लिए उतना हेल्दी नहीं है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसको इस प्रकार का बनाने की ज़रूरत है कि जैसे उस समय सभी लोग स्पर्धाओं में भाग लिया करते थे, ऐसे देखिए अभी कॉलेज में ये नियम है, कॉलेज में ये नियम है। एक आचार्य के तौर पे भी मुझे ये मालूम है कि कॉलेज में जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनमें से या तो उनके पास एनसीसी होनी चाहिए या एनएसएस होना चाहिए, नहीं तो स्पोर्ट्स होना चाहिए। सबकी स्पोर्ट्स की परीक्षाएं ली जाया करती थी। अब तो सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं, उसमें भी परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। तो फिर से कुछ ऐसा करने की जरूरत है, और ये सब आपके हाथ में है। आप प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सुना जाएगा। हम अपनी सैलरी के लिए प्रयास करते हैं कि हमें योग्य यूजीसी के ग्रेड मिलने चाहिए। हम और सब चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं। क्या हम उतने ही प्रयास विद्यार्थियों के लिए करते हैं? अगर करते हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं, और अगर नहीं करते हैं तो हमारा हृदय सबसे बड़ा हमारा साक्षी होता है। तो अपने हृदय की साक्षी लीजिए और उसको ये वचन दीजिए कि हम अवश्य ही कठिन से कठिन प्रयास करेंगे, और जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में अपना नाम अवश्य करेंगे। मेरा नाम अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पे जाइए, डॉक्टर हरिनिवास लिखिए तो आप मेरे बारे में जान पाएंगे। धन्यवाद। अगर फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आपके साथ मिलेंगे। पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद।
अस्तु।